हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज। अगर आप पहली बार इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं या इंश्योरेंस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके मतलब हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट लेकर के आया हूं जो इंश्योरेंस पढ़ने और समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने के बाद आप इंश्योरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज की। इनमें क्या क्या टर्म हम लेकर के आए जो इस वीडियो लेक्चर में कवर्ड है। जैसे पहला है पॉलिसी होल्डर, इंश्योरर, प्रीमियम, सम अश्योर्ड कवरेज, पॉलिसी टेन्योर, लाइफ अश्योर्ड, मैच्योरिटी एज, नॉमिनी, प्रपोजल फॉर्म, फ्री लुक पीरियड, ग्रेस पीरियड, मोर्टैलिटी चार्ज, lapse in insurance, policy not in force, surrender value, paid up value, underwriter, agent, AD&D, annuity, co-insurance, solicitation, deferment period, exclusions, key man insurance policy, reinstatement, vesting age, burning ratio, lapse ratio, loss ratio, reinsurance, session, commission, waiting period, indemnity insurance, double insurance, penetration rate, compulsory insurance, under insurance, self insurance, बैंक assurance, prosper। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस के लिए। तो आइए इनको हम अच्छे से समझते हैं। हमारा पहला टर्म है पॉलिसी होल्डर। अब पॉलिसी होल्डर किसे कहते हैं? अ पर्सन और कंपनी। देखिए, पॉलिसी होल्डर एक पर्सन भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। दैट बाइज एन इंश्योरेंस प्लान। कोई एक इंडिविजुअल इंसान या कोई एक कंपनी जो इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम रिस्क, ताकि वो रिस्क से खुद को बचा सकें, उसे हम पॉलिसी होल्डर कंसिडर करते हैं। द पॉलिसी होल्डर इज सेड टू बी इंश्योर्ड। तो पॉलिसी होल्डर को हम नॉर्मली इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजीज में इंश्योर्ड कंसिडर करते हैं। जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो इंश्योर्ड है, ठीक है। तो इंश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर और इंश्योर्ड सेम चीज होते हैं, नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं। और साथ ही साथ इंश्योर्ड कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, और कोई एंटिटी या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि पॉलिसी होल्डर इज अ पर्सन और अ कंपनी दैट बाइज एन इंश्योरेंस प्लान टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम रिस्क। द पॉलिसी होल्डर इज सेड टू बी इंश्योर्ड। अगला टर्म है हमारा इंश्योरर। इंश्योरर साधारण भाषा में इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है। द इंश्योरेंस कंपनी दैट सेल्स द इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज नोन एज द इंश्योरर। तो इंश्योरर कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। तो इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर हो गया और इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है। अगला टर्म है प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है जरा समझते हैं। प्रीमियम के लिए कह रहे हैं कि इट इज द पेमेंट। प्रीमियम एक पेमेंट है दैट अ पॉलिसी होल्डर मेक्स। जो पॉलिसी होल्डर है ना, पॉलिसी होल्डर मतलब इंश्योर्ड है ना, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसे प्रीमियम पे करना होता है। इट इज अ पेमेंट दैट अ पॉलिसी होल्डर मेक्स टू एन इंश्योरर। किसे करेगा एक पॉलिसी होल्डर? वो एक इंश्योरर को ये पेमेंट करेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ये पेमेंट करेगा इन एक्सचेंज फॉर द इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन। किसके बदले में? इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन का मतलब मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूं तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को जो मैं प्रीमियम का पैसा जमा करूंगा, तो इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आएगा कि जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो वो बेनिफिट मुझे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन टू पे बेनिफिट्स अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। स्पेसिफिक इवेंट का मतलब जैसे फायर इंश्योरेंस करा रखा है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है, कोई भी इंश्योरेंस करा रखा है, तो इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक इवेंट। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो इसका जो बेनिफिट होगा, जो इंडेमनिफिकेशन होगा, जो कॉम्पनसेशन होगा ना, जो वो मुझे पैसा देंगे,
इस पैसा देने का ऑब्लिगेशन आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जैसे ही मैं प्रीमियम जमा करता हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने प्रीमियम जमा नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और ये जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, अगर मैंने इंश्योरर को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो इंश्योरर इज नॉट बाउंड, इंश्योरर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो मुझे पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि अगर अप टू डेट प्रीमियम पेड है तो उसको पैसा देना है, मतलब उसको इंडेमनिफाई या कॉम्पनसेशन देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम अश्योर्ड या कवरेज। देखिए सम अश्योर्ड और कवरेज दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज होता है, और क्या होता है जरा समझते हैं। इट इज द अमाउंट दैट द इंश्योरर अग्रीज टू पे ऑन एन ऑकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट लाइक डेथ। ठीक, देखिए इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी एक इंडिविजुअल ने अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराया, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो ये जो 20 लाख का इंश्योरेंस था दिस इज कॉल्ड कवरेज या सम अश्योर्ड। और मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, कार नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, और कार थी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का जो था दैट इज कॉल्ड कवरेज। तो लाइफ इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड कंसीडर करते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में नॉर्मली कवरेज कंसीडर किया जाता है कि कितना लाख को कवर किया, दैट इज 10 लाख रुपीस की कार है तो 10 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, पूरा कार को कवर कर रखा है, और लाइफ में सम अश्योर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों टर्म्स को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, मतलब एक दूसरे का सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टेन्योर किसे कहते हैं? द ड्यूरेशन फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज वैलिड। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम 5 साल की होती है और मैक्सिमम तब तक जब तक आपकी एज 80 ना हो जाए। ठीक है, तब तक की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। पहले 100 था कि मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम तब तक जब तक आप 100 की एज अटेन नहीं कर लेते तब तक। होल लाइफ पॉलिसी इस कैटेगरी में आज भी आती है कि होल लाइफ पॉलिसी में इंसान जब तक 100 साल का नहीं हो जाता तब तक वो इंश्योरेंस उसका हो जाएगा होल लाइफ पॉलिसी में। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज एंडोमेंट प्लान है, वहां पे जब तक वो 80 की एज अटेन नहीं कर लेता तब तक का इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी टेन्योर। एग्जाम्पल पे समझिएगा कि अगर आपकी एज 20 ईयर्स है, ठीक है, तो आप अगले 60 ईयर्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये जो 60 ईयर्स का आपने इंश्योरेंस करा है दिस इज कॉल्ड पॉलिसी टेन्योर। जितने साल का भी आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, वो टाइम पीरियड इज पॉलिसी टेन्योर। The duration for which the insurance policy is valid is policy tenure. हमारा जो अगला टर्म है इट इज लाइफ अश्योर्ड। लाइफ अश्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल का लाइफ का इंश्योरेंस कराया तो आपने उस व्यक्ति का लाइफ अश्योर्ड कर दिया। आप समझ रहे हैं? यहां पे कहा जा रहा है कि इट इज द पर्सन फॉर हुम द लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज बॉट। वो व्यक्ति जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदा जाता है। सपोज a husband buys a life insurance product for his wife. एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, मतलब वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया, देन द वाइफ हियर इज द लाइफ अश्योर्ड। तो वाइफ यहां पे लाइफ अश्योर्ड हो गई। ठीक है, हमारा अगला टर्म दैट इज मैच्योरिटी एज। अब मैच्योरिटी एज क्या होता है? मैच्योरिटी एज का मतलब ये होता है कि इट इज द एज ऑफ द लाइफ अश्योर्ड at which the policy ends or terminates। मतलब समझ रहे हैं? जैसे समझिएगा मैच्योरिटी एज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एज 20 इयर्स है, आप 20 साल के हैं और आपने नेक्स्ट 30 इयर्स का इंश्योरेंस कराया, मतलब आपने अगले 30 साल का इंश्योरेंस करा लिया, तो जब आप 50 की एज अटेन करेंगे तो दैट इज योर मैच्योरिटी एज। वो आपकी मैच्योरिटी एज होगी, वो एज जहां पे लाइफ अश्योर्ड की जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है, उसे मैच्योरिटी एज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इट इज द एज ऑफ द लाइफ अश्योर्ड एट विच द पॉलिसी एंड्स और टर्मिनेट्स। तो जिस एज पे आपकी पॉलिसी खत्म होगी वो आपका मैच्योरिटी एज है, जब आपकी पॉलिसी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है हमारा वो है नॉमिनी। अब नॉमिनी किसे कंसीडर करते हैं, आइए देखते हैं। ही ऑब्लिक शी, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इज द पर्सन nominated by the policy holder to whom
The sum assured under the insurance plan will be paid by the life insurance company in case of an unfortunate eventuality. देखिए, जब इंश्योरेंस लेने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल जाता है तो जो पॉलिसी, जो भी फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म होता है ना, उसमें एक नॉमिनी का नाम भरना पड़ता है। नॉमिनी वो लीगल हेयर होता है, मतलब ही और शी, वो खुद का मतलब ऐसा इंडिविजुअल होता है जिससे आपका मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन हो, दैट इज योर लीगल हेयर्स, ठीक है। और उसे आप नॉमिनेट करते हो, एक पॉलिसी होल्डर नॉमिनेट करता है उस व्यक्ति को। जब कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए पॉलिसी होल्डर के साथ, तो जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी सम अशॉर्ट का जो पैसा देगी उसे नॉमिनी कंसीडर करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराता है तो अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो ये जो सम अशॉर्ट का जो धनराशि है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो किसको पे करेगी? तो जिसको पे करेगी वो पॉलिसी होल्डर नाम लिख देता है अपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में, उसी को नॉमिनी कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर नॉमिनी 18 ईयर्स से कम है तो उसके लिए एक अपॉइंटी को अपॉइंट किया जाता है। किसे अपॉइंट करते हैं? एक अपॉइंटी को अपॉइंट किया जाता है अगर 18 साल से कम उम्र का नॉमिनी है। लेकिन अगर 18 की एज से ज्यादा का अगर नॉमिनी है तो फिर उसी का नाम दे दिया जाता है। हमारा अगला टर्म है प्रपोजल फॉर्म। अब ये प्रपोजल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जब हम स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसे नॉर्मली प्रपोजल फॉर्म कंसिडर किया जाता है। यहां कह रहे हैं प्रपोजल फॉर्म इज द फॉर्म कंप्लीटेड बाय द पॉलिसी होल्डर व्हेन अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस। एक प्रपोजल फॉर्म वो फॉर्म होता है जो एक पॉलिसी होल्डर को अप्लाई, जब वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसे कंप्लीट करके, भर करके इंश्योरर को देना पड़ता है। अब ये जो प्रपोजल फॉर्म है वो जब इंश्योर्ड या कोई इंडिविजुअल भर करके इंश्योरेंस कंपनी को देता है तो वो एक हिसाब से ऑफर दे रहा है, और एक्सेप्टेंस करने का काम इंश्योरर का है। वो इंश्योरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को ही कॉम्पनसेशन भरना है। तो ये पूरा डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी का होता है कि वो प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आगे ये कहा जा रहा है कि जो इंश्योरर है अगर उसने प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज का मतलब बिना किसी पैसे लिए, जो भी प्रपोजर है ना उसको भेजनी होती है। मतलब अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई किया कि मुझे एक पॉलिसी चाहिए, तो मैंने जो प्रपोजल फॉर्म भर करके इंश्योरेंस कंपनी को दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसका एक कॉपी बना करके इंश्योरेंस कंपनी मुझे भेजेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका वो मुझसे ₹1 नहीं लेगी, ठीक है, कोई पैसा नहीं लेगी। The insurer has a duty to furnish free of charge a copy of the proposal form within 30 days of the acceptance of the proposal, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्री लुक पीरियड। अब ये फ्री लुक पीरियड क्या होता है? देखिए, फ्री लुक पीरियड का मतलब एक टाइम पीरियड होता है जब आप इंश्योरेंस खरीदने के बाद आप सोचो कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो ये फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता है अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के आसपास हैं, एकदम अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं, टच में हैं। लेकिन अगर कहीं दूर हैं तो 30 डेज। और इन 15 टू 30 डेज के बीच, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है कि यार ये सही किया कि गलत किया। अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दी तो आप उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्री लुक पीरियड। यहां कह रहे हैं फ्री लुक पीरियड इज द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच वन में चूज टू रिटर्न द परचेज पॉलिसी, ठीक है। आप चूज कर सकते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये रखना है कि नहीं रखना है, पॉलिसी बदलनी है या पॉलिसी लेनी ही नहीं है, इसको कैंसिल करो, पैसा वापस ले लो। तो दिस इज योर डिसीजन इन द फ्री लुक पीरियड, ये इंश्योरेंस कंपनी देती है आपको। आगे कह रहे हैं कि फ्री लुक पीरियड फॉर नॉर्मल पॉलिसी इज 15 डेज। नॉर्मल पॉलिसी के लिए फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता है। 15 दिन तक आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, 100 लोगों से पूछ लीजिए, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, सही किया, गलत किया, क्या किया, ठीक। उसके अगर आपको नहीं समझ में आता तो वापस कर दीजिए। वैसे कभी भी इंश्योरेंस प्लान खरीदने के बाद वापस नहीं करना चाहिए, इट्स माय पर्सनल सजेशन, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट प्रोवाइड ही कराता है। आगे कह रहे हैं फ्री लुक पीरियड फॉर पॉलिसी बॉट फ्रॉम डिस्टेंस मोड इज 30 डेज। तो अगर आपने कोई डिस्टेंस मोड से खरीदा, जैसे ऑनलाइन खरीद लिया,
तो ऑनलाइन भी डिस्टेंस मोड है, जैसे policybazaar.com है, वो एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन खरीदते हैं। देखिए वहां पे क्या है कि वहां पे आजकल बड़ा एडवांस जमाना हो गया है, हाई टेक्नोलॉजी है सबके पास, सब लोग ईमेल यूज करते हैं, तो जैसी पॉलिसी खरीदी वैसे मोबाइल में मैसेज आ गया और आपके पास ईमेल आ गया। ये 30 डेज उनके लिए कंसिडर किया जा रहा है जहां पे चिट्ठी आई है, या चिट्ठी भेज करके या पोस्टल सर्विसेज द्वारा इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो उनके पास 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मोड में 30 डेज, नॉर्मल में 15 डेज। आप सोच लीजिए, रखना है रखिए, नहीं रखना वापस कर दीजिए। तो दिस इज फ्री लुक पीरियड, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है, पूरा पैसा वापस करेंगे। अगला है ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड बेसिकली जब प्रीमियम देने की बारी होती है ना, तो उसमें ग्रेस पीरियड मिलता है और उसमें कुछ समय मिलता है जिसके अंदर अंदर आपको प्रीमियम जमा कर देना होता है। अगर आप उस पीरियड के आगे पेमेंट कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस अमाउंट, जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा ना, उसमें इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ग्रेस पीरियड में इंटरेस्ट नहीं लगता। इन्होंने कहा इफ यू कुडंट पे द रिन्यूअल प्रीमियम फॉर योर पॉलिसी ऑन टाइम, अगर आपने अपने प्रीमियम नहीं भरा समय पे, ठीक है, रिन्यूअल प्रीमियम का मतलब, इनके कहने का मतलब यही कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, वो 1 साल का होता है, तो उसमें, और उसमें वन टाइम पेमेंट होता है। जैसे मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, समझिएगा, कार का इंश्योरेंस कराया, तो कार का जो मैंने 1 साल का इंश्योरेंस कराया था, तो 1 साल के बाद जब मैं जाऊंगा, मतलब पॉलिसी के खत्म होने के 1 दिन पहले चला जाऊंगा, तो मुझे पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा। तो रिन्यू कराने के लिए फिर मुझे रिन्यूअल प्रीमियम देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो उसे कहते हैं रिन्यूअल प्रीमियम। यहां कह रहे हैं कि अगर इफ यू कुडंट पे द रिन्यूअल प्रीमियम फॉर योर पॉलिसी ऑन टाइम, अगर आपने टाइम पे नहीं भरा, the life insurance company gives you an extension in the number of days after the premium payment due date। तो मैंने आपको रिन्यूअल प्रीमियम शब्द का अर्थ बताया, लेकिन ये लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं? ये लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सेंस में बात कर रहे हैं। तो सेम चीज है, उसमें भी आप समझिएगा कि मैं अगर हर महीने प्रीमियम जमा कर रहा हूं, या हर 6 महीने पे प्रीमियम जमा करता हूं, या हर साल प्रीमियम जमा करता हूं, और मैं टाइम पे प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है मुझे कुछ दिनों का एक्सटेंशन देगी जिसमें मुझे प्रीमियम जमा करना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ग्रेस पीरियड है एनुअल प्रीमियम का, वो है 30 डेज, और बाकी अदर का 15 दिन। प्रीमियम जमा करने के 4 तरीके, मतलब 4 हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। आप मंथली जमा कर सकते हैं, तो मंथली के लिए आपके पास कितने दिन का ग्रेस पीरियड है? 15 डेज। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे जमा करना है, तो उसके लिए भी कितना दिन का आपके पास ग्रेस पीरियड है? 15 दिन। हाफ ईयरली, उसके लिए भी आपके पास कितना है? 15 डेज। और एनुअली के लिए आपके पास है 30 डेज। अगर आप साल में एक बार प्रीमियम जमा करते हैं तो आपके पास कितना दिन है? 30 डेज। बाकी सबके लिए आपके पास कितना दिन है? 15 डेज। तो ये ग्रेस पीरियड है, इसमें आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इतना समय आपको मिलेगा, बार बार मोबाइल पे मैसेज आएगा, फोन भी आएगा कि आप जमा कीजिए, और अगर आप जमा कर देते हैं वेरी गुड, अगर आप जमा नहीं कर पाते तो इस दिन के आगे आपके जो भी प्रीमियम होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो अगला टर्म है वो है मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज किसे कहते हैं? यहां पे कह रहे हैं कि इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन अ लाइफ पॉलिसी फॉर द इंश्योरर, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे कि हमने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया जिसमें 10,000 रुपए हमने प्रीमियम जमा किया। ठीक है, तो 10,000 रुपए प्रीमियम में 200 रुपए मोर्टेलिटी चार्ज इंश्योरर हमसे लेगा। एक्चुअली में हमारा प्रीमियम था 9,800 रुपीज। ठीक है, तो 9,800 इज आर नेट प्रीमियम। लेकिन हम जब भी प्रीमियम जमा करते हैं तो हम नेट प्रीमियम जमा नहीं करते, उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड करके जमा करते हैं। तो जो भी हम जमा करते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस प्रीमियम। नेट प्रीमियम 9,800 रुपीज, उसमें 200 रुपए मोर्टेलिटी चार्ज ऐड हो गया, तो अब हमारा प्रीमियम हो गया 10,000। तो यहाँ लास्ट लाइन में कह रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम कितना? 10,000, 200 रुपए मोर्टेलिटी चार्ज इज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम। और ऊपर कहा जा रहा है कि इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन अ लाइफ पॉलिसी फॉर द इंश्योरर। मोर्टेलिटी चार्ज जो होता है वो इंश्योरर कैलकुलेट करता है एज के बेसिस के ऊपर, कि किस एज में इंसान की डेथ ज्यादा होती है, उस बेसिस पे मोर्टेलिटी चार्ज एक इंश्योरर कैलकुलेट करता है। मतलब अगर आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, तो आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत कम होंगे आपके प्रीमियम में। लेकिन अगर आपकी एज 55 या 60 है तो मोर्टेलिटी चार्ज इंश्योरर आपसे बहुत ज्यादा लेगा, क्योंकि दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन अ लाइफ पॉलिसी फॉर द इंश्योरर। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट है इंश्योरेंस की, क्योंकि उस बेसिस पे उसको, इंश्योरर को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा आपको, तो ये उस बेसिस पे लेता है। ये पैसा अपने पास रखता है, बचा कुचा जो 9,800 जो आपका नेट प्रीमियम था वो इंश्योरर इन्वेस्ट कर देता है।
इसको अपने पास रखेगा, कब जरूरत पड़ जाए, कब पेमेंट करना पड़ जाए। तो इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन अ लाइफ पॉलिसी फॉर द इंश्योरर। अगला जो टर्म है हमारा वो है लैप्स इन इंश्योरेंस। लैप्स इन इंश्योरेंस का मतलब समझिएगा कि इट इज द टर्मिनेशन ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। मतलब इन्होंने कहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर उसमें टाइम से अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, आपके ग्रेस पीरियड भी चले गए। ग्रेस पीरियड एनुअल में कितना है 30 डेज, और मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में आपके 15 डेज है। ठीक है, आपने ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर पैसे जमा नहीं किए प्रीमियम के, तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पॉलिसी लैप्स हो गई, आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, ग्रेस पीरियड भी चला गया, और उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई कॉम्पनसेशन सम अश्योर्ड नहीं देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रीमियम जमा करें उसको एडवांस में रखें। एडवांस में रखने का मतलब ये कि कोई काम करें ना करें, उसको आप समय पे जमा करें, वो बहुत जरूरी है इंश्योरेंस के लिए। और इंश्योरेंस का यही मतलब है। फायदा क्या हुआ कि आप प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और नुकसान हो गया। तो लैप्स इन इंश्योरेंस का मतलब यही हुआ कि इट इज द टर्मिनेशन ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स बाय इंश्योर टू द इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर पॉलिसी टर्मिनेट कर देता है अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला तो। अगला जो टर्म है हमारा वो है लैप्स रेशियो। लैप्स रेशियो का मतलब ये समझिएगा कि जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, फिर यहाँ पे जो लिखा है उसको समझेंगे। एग्जांपल में ये समझिएगा कि स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और हमने 31 दिसंबर को देखा कि 400 लोग ऐसे थे उन 1 लाख लोगों में जिन्होंने टाइम से प्रीमियम जमा नहीं किया और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई। तो ये जो 400 था, 1 लाख लोगों पे जो 400 लोग थे, जो रेशियो आया, दिस इज कॉल्ड लैप्स रेशियो। इसी को कहते हैं लैप्स रेशियो, कि टोटल जो भी पॉलिसीज थी एट द बिगनिंग में, तो लास्ट तक कितनी पॉलिसीज उसमें से लैप्स हो गई। यहां पे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट लैप्स ड्यूरिंग अ पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स इन द बिगनिंग ऑफ दैट पीरियड। तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड में टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज जो फोर्स में थी वो 1 लाख थी, और कितनी पॉलिसी लैप्स हो गई, 400 पॉलिसी लैप्स हो गई ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो दिस इज कॉल्ड लैप्स रेशियो। इसका जो रेशियो निकलेगा उसको कंसीडर करेंगे लैप्स रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है हमारा वो है लॉस रेशियो। लॉस रेशियो का मतलब है द रेशियो बिटवीन इनकर्ड लॉसेस टू अर्न प्रीमियम्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि इंश्योरर जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जितना उसने प्रीमियम जमा किया उसमें से जितना उसने लॉस कॉम्पनसेशन भर दिया, दोनों का परसेंटेज निकालेंगे तो उसे हम लॉस रेशियो कंसीडर करेंगे। कई बार इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो जाता है, जैसे किसी ने कार खरीदी 10 लाख रुपए की और 10,000 का उसने इंश्योरेंस कराया, लेकिन बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, कार चोरी हो गई। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा भरेगी, इंश्योरेंस कंपनी को तो सिर्फ 10,000 प्रीमियम मिला था, लेकिन वो इतना सारा जो कॉम्पनसेशन भरेगी वहां पे कंपनी का लॉस हो गया। एक हिसाब से क्या सच में लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉस रेशियो में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो ये देखता है कि मुझे टोटल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिला और उसमें कितना मैंने इस हिसाब से कॉम्पनसेशन पे कर दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो परसेंटेज होता है उसे कहते हैं लॉस रेशियो। अगला जो टर्म है वो है हमारा री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब समझिएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस परचेज बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क। अब ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस खरीदती है दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से ताकि अपना रिस्क मिनिमाइज कर सके, अपना रिस्क मिटिगेट कर सके। मिटिगेट का मतलब होता है मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस परचेज बाय इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी एक हिसाब से खुद का इंश्योरेंस कराती है दूसरी कंपनी से, ठीक है, उसको प्रीमियम भर देती है ताकि इनका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए दूसरी कंपनी पे, इनके ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कंपनीज प्रोवाइडिंग री इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नोन एज री इंश्योरर। जो कंपनी री इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है उसे क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं री इंश्योरर। भारत में एक इकलौता री इंश्योरर पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है GIC-RE। GIC is General Insurance Corporation of India, RE means reinsurer। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराती है ताकि अपना रिस्क मिटिगेट कर सके, कम कर सके, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। अगला है सेशन।
अब सीशन का मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन इन एन इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी पोर्टफोलियो दैट आर ट्रांसफर टू द री इंश्योरर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इट इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि उसका जो भी पॉलिसी पोर्टफोलियो उसका कुछ पोर्शन री इंश्योरर को ट्रांसफर करे। साधारण भाषा में समझिए, आपने बैंक अगर पढ़ा है, बैंक के बारे में जानते हैं, तो आप CRR भी जानते होंगे। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। इस एग्जांपल से समझिए, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो बैंक क्या करता है, उस प्राइमरी डिपॉजिट का 4%, फिलहाल तो 3% हो गया है CRR लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो नॉर्मली वो 4% रहता है, बहुत समय से 4% है, हम 4% ही मान लेते हैं चलिए। तो जितना भी आपने पैसा जमा किया, तो ये हर बैंक की एक ऑब्लिगेशन है कि उसका 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ले जाकर के जमा कर दे। तो दिस इज ऑब्लिगेशन, वो उनको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज देयर ऑब्लिगेशन। तो यहां इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन री इंश्योरर को ट्रांसफर करे। तो दिस इज कॉल्ड, तो जो पोर्शन वो ट्रांसफर करेंगे दैट इज, इट इज कॉल्ड सेशन, CESSION, सेशन, सेशन इस हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं इसको। अगला जो टर्म है हमारा वो है कमीशन। कमीशन का मतलब यहां कहा है कि इट इज द फीस पेड बाय द इंश्योरर टू एजेंट्स एंड ब्रोकर्स फॉर द सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कमीशन एक तरीके की फी है जो एक इंश्योरर, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स और ब्रोकर्स को देती है, क्योंकि उन एजेंट्स और ब्रोकर्स ने इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज को बेचा है। मतलब समझ गया कि अगर मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेची तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी, मुझे फीस देगी, जिसे हम कमीशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कमीशन इज द फी पेड बाय द इंश्योरर टू एजेंट्स एंड ब्रोकर्स फॉर द सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हमारा अगला टर्म है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहली बात यह कि वेटिंग पीरियड एक कॉन्सेप्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में। ठीक है, वेटिंग पीरियड एक हिसाब से वो पीरियड होता है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं तो कुछ समय में वेट करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि इस समय के अंदर इनके अंदर मतलब कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं दिख रहे, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, या कोई पास की बीमारी तो नहीं आ गई सामने जो इन्होंने शायद हमसे छुपाया है। तो वेटिंग पीरियड वो समय होता है जब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है, आप क्लेम फाइल करेंगे तो भी आपको नहीं देगी। वेटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके बाद से शुरू होता है आपका एक्चुअल हेल्थ कवरेज, जहां पे आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो शुरू हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी देगी। तो वेटिंग पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं मिलता, और इतना निर्धारित समय आपको वेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कौन सी है। इट इज द मिनिमम टाइम which must pass before some or all of your health care coverage can begin। तो ये मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है वेटिंग पीरियड, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपका हेल्थ केयर कवरेज शुरू होगा, जिसके बेसिस के ऊपर बाद में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। याद रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड में कोई भी कॉम्पनसेशन क्लेम इंश्योरर आपको नहीं देगा। ठीक है, द इंश्योर्ड मे नॉट रिसीव बेनिफिट फ्रॉम क्लेम्स ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म है इंडेमनिटी इंश्योरेंस। अब इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होता है जरा समझते हैं। यहाँ के अच्छा, बेसिकली इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो होता है ना वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है। हमेशा याद रखिएगा, इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। यहाँ कह रहे हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट्स, engineers, doctors, lawyers, and medical practitioners, and services such as medical establishment against legal claims for error, omission, professional neglect for both the principal and their employees। तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस नॉर्मली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इन सारे लोगों के लिए होते हैं, ताकि अगर किसी गलती के वजह से, किसी कमी के वजह से, किसी भी रीजन की वजह से इनके ऊपर अगर कोई क्लेम करे तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस से ये बच सके। ठीक है, कोई लीगल क्लेम अगर इनके ऊपर कर दे तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस से ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। कई बार होता है ना, इंजीनियर्स ने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग गिर गई, डॉक्टर्स की गलती की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से पेशेंट मर गया, तो कोई अगर क्लेम कर दिया
मतलब कोर्ट में जाकर के क्लेम कर दिया तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस इनको बचा लेता है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बना रहे थे, आर्किटेक्ट भी ब्रिज बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, वो गवाह, तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस इनको बचा लेता है एक हिसाब से, ठीक है, अगर कोई लीगल क्लेम आया तो। अगला डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर द सेम थिंग इज इंश्योर्ड मोर देन वंस बट विद डिफरेंट इंश्योरर्स। मतलब समझ रहे हैं, मैंने कार खरीदी और कार का इंश्योरेंस कराया, एक कंपनी से इंश्योरेंस कराया, फिर उसी कार का सेम इंश्योरेंस मैंने दूसरी कंपनी से करा लिया। तो आप क्या कर रहे हो कि इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जहां पे एक ही चीज, मतलब सेम थिंग इज इंश्योर्ड मोर देन वंस बट विथ डिफरेंट इंश्योरर्स। आप एक ही चीज को एक बार से ज्यादा इंश्योरेंस करवा रहे हो लेकिन अलग अलग इंश्योरर से, मतलब अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, तो दिस इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। जिसने इंश्योरेंस नहीं पढ़ा वो ये बेवकूफियां बहुत करता है, उसको ऐसा लगता है कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों से अलग अलग क्लेम देगी और ये भैया बड़े अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसमें सब्रोगेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। तो अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो जो कंपनी लेकर के जाएगी ना वही कॉम्पनसेशन देगी, दूसरी कंपनी नहीं देने वाली, क्योंकि कार तो एक ही है ना, जिसको दीजिएगा वही कॉम्पनसेशन देगा। 4 कंपनी से इंश्योरेंस करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही का नुकसान है, आपको प्रीमियम भरना पड़ गया, वो भी पैसा गया, यहाँ पे कोई फायदा मिला नहीं, ठीक है। तो डबल इंश्योरेंस समझ गए होंगे, आगे बढ़ते। अगला है पेनिट्रेशन रेट। पेनिट्रेशन रेट को ऐसे समझिएगा कि LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में इंडिया के अंदर जितना भी इंश्योरेंस हुआ है ना उसका 75% से ज्यादा, लाइफ इंश्योरेंस का जो 75% से ज्यादा जो शेयर है ना वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। मतलब अगर 100 लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो 75 LIC से ही इंश्योरेंस कराते हैं। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में और इतने सारे लोगों ने जब इंश्योरेंस कराया तो जो भी इनको प्रीमियम मिला है उसने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, इट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन रेट। मतलब उसका कुछ कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी तो होगा। यहाँ कह रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन अ कंट्री। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द जीडीपी। ठीक है, एक साल के अंदर जीडीपी में कितना प्रीमियम के तौर पे पैसा इन कंपनी के पास आया, पहुंचा, तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन रेट। और यहीं से पता चलता है कि वो कंपनी कितनी अच्छी है। तो दिस इज पेनिट्रेशन रेट, वो कितना मार्केट के अंदर जा चुकी है, जहां लोगों को उसके बारे में मालूम है और इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अगला कंपल्सरी इंश्योरेंस। कंपल्सरी इंश्योरेंस का मतलब द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट इज कंपल्सरी अंडर द लॉ। कंपल्सरी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो लॉ द्वारा कंपल्सरी है। जैसे भारत के अंदर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कंपल्सरी है और एक्सपोर्ट करने का इंश्योरेंस कंपल्सरी है। बिना इंश्योरेंस के आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। मतलब मैं मैरीन इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कंपल्सरी इंश्योरेंस के तहत मरीन इंश्योरेंस में तीनों चीजों का इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हल्का भी, मतलब शिप का भी जरूरी है, फ्रेट का भी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्गो का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बिना कार्गो का इंश्योरेंस नहीं तो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। तो दिस इज कंपल्सरी इंश्योरेंस विच इज एक्चुअली कंपल्सरी अंडर द लॉ। एग्जांपल, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इन इंडिया। गाड़ी का इंश्योरेंस जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भारत में बहुत कंपल्सरी है। इसके बिना आप गाड़ी चलाना इलीगल है इंडिया के अंदर, आप समझ रहे हैं। तो ये तो आपकी गाड़ी में होना बहुत जरूरी है। पुलिस ने पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा और उनको अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिला तो आपकी गाड़ी सीज कर देंगे, चलाते रहो गाड़ी। तो कोई इंश्योरेंस कराइए नहीं कराइए, अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत कराइए, जरूरी है कराना, क्योंकि इट इज कंपल्सरी इन इंडिया। अगला जो टर्म है हमारा वो है अंडर इंश्योरेंस। अब अंडर इंश्योरेंस को समझिएगा। अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है जिसका आपको इंश्योरेंस कराना है, लेकिन आप सिर्फ 70,000 का इंश्योरेंस कराते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे कम का जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं। यहां कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज हेल्ड बाय अ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के हिसाब से एडुकेट है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन समथिंग इज इंश्योर्ड फॉर लेस देन इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, जब कोई चीज का इंश्योरेंस उसकी ट्रू वैल्यू से कम का इंश्योरेंस होता है तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, कई बार अंडर इंश्योरेंस को एवरेज इंश्योरेंस भी कंसिडर किया है, लेकिन एवरेज इंश्योरेंस बेसिकली बिजनेसमैन के लिए कंसिडर किया है जिनको पता ही नहीं है कि उनकी फैक्ट्री के अंदर या गोडाउन के अंदर कितने रुपए का सामान पड़ा है, तो वो एवरेज इंश्योरेंस करा लेते हैं या अंडर इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि भैया अगर कोई नुकसान हो तो कुछ तो बच सके वो, वरना सब चला जाएगा। क्या समझो? ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो टर्म है हमारा वो है सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस में कह रहे हैं कि इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन विच कंपनी और इंडिविजुअल set aside a pool of money to be used to remedy an
अनएक्सपेक्टेड लॉस इन प्लेस ऑफ बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। साधारण भाषा में सेल्फ इंश्योरेंस का मतलब इंसान या कोई कंपनी इंश्योरेंस खरीदने की जगह उतना ही पैसा एक जगह इकट्ठा करके रख लेता है कि अगर कोई दिक्कत आई, कोई लॉस हुआ, तो हम इसी पैसे को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस में जैसे इंसान ने अपने मेडिकल के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए बैंक में रख लिया, इंश्योरेंस नहीं कराया, इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना, जब कोई दिक्कत आएगी तो यहीं से पैसा निकाल करके हम यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। जहां पे कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करवाती है, बजाय उसके पैसे एक जगह इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अगर कोई उनको जरूरत पड़ेगी तो वहीं से वो पैसा निकाल करके यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। हमारा अगला टर्म बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस का मतलब सेलिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बाय द बैंक्स। जो बैंक्स हैं वो इंश्योरेंस, आपको मालूम है आजकल सारे के सारे बैंक्स इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, जाइए आप ब्रांच में, वो कहते हैं सर आप इंश्योरेंस करा लीजिए। तो जितने भी बैंक्स इंश्योरेंस बेच रहे हैं उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। मतलब सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय द बैंक्स इज कॉल्ड बैंक अश्योरेंस। ठीक है, अगला टर्म है हमारा प्रॉस्पर। अब प्रॉस्पर किसे कहते हैं? द वन हु बायज द इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रॉस्पर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है उसे प्रॉस्पर कंसीडर करते हैं। द वन हु बायज द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड प्रॉस्पर। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, आप प्रॉस्पर। अगला है पॉलिसी नॉट इन फोर्स। पॉलिसी नॉट इन फोर्स का मतलब क्या है? इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लैप्स्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम देन इट इज टर्म्ड एज पॉलिसी नॉट इन फोर्स। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी प्रीमियम न जमा करने की वजह से लैप्स हो गया है तो उस पॉलिसी को कहा जाता है पॉलिसी नॉट इन फोर्स। उसे फोर्स में लाने के लिए आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसी रिन्यू करानी पड़ेगी, तो चाहिए करा लीजिए और अपनी पॉलिसी को फोर्स में ले आइए। तो पॉलिसी नॉट इन फोर्स का मतलब अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो आपकी पॉलिसी को क्या बोलेंगे? पॉलिसी नॉट इन फोर्स। अगला जो टर्म है हमारा वो है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू को एग्जांपल के तौर पे पहले समझ लीजिए, फिर भी जो डेफिनेशन लिखी है मैं रीड कर दूंगा। सरेंडर वैल्यू का मतलब समझिएगा कि सरेंडर वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 10 साल का इंश्योरेंस कराया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। 7 साल के बाद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पैसों की जरूरत है, या आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपने 7 साल तक 7 लाख रुपए एज अ प्रीमियम जमा किया, ठीक। तो आपने 7 लाख रुपए जो प्रीमियम जमा किया उसको बोलेंगे पेड अप वैल्यू। आपने कितना पे किया इंश्योरेंस कंपनी को? 7 लाख रुपए एज अ प्रीमियम, तो दिस इज योर पेड अप वैल्यू। और 7 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है उसने आपको 12 लाख रुपए वापस किया। 7 साल तक आपने भैया 7 लाख रुपए जमा किया ना, उसका कुछ तो रिटर्न मिलेगा। चलिए मानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 12 लाख रुपए देती है, तो ये जो 12 लाख रुपए आपको मिला, दिस इज सरेंडर वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी। आप समझ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी की उस टाइम वैल्यू कितनी हो गई, बोनस वोनस जोड़ करके, जो भी जोड़ते हैं वो लोग, इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट नहीं होता, बोनस होता है इंश्योरेंस में। यहां कहा जा रहा है द वैल्यू पेबल टू द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ his deciding to terminate the policy before the maturity of the policy. In this case, the policy holder stops paying the premium and gets the money at that time. तो सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है जब एक इंश्योरर एक इंश्योर्ड को पैसे देता है उस मोमेंट पे जब मैच्योरिटी से पहले एक इंश्योर्ड प्रीमियम देना बंद कर देता है और अपनी पॉलिसी को एप्लीकेशन दे करके टर्मिनेट करा लेता है। तो जितना भी पैसा जमा किया वो जोड़ जाड़ करके जो भी मिलता है दैट इज सरेंडर वैल्यू। और इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पॉलिसी होल्डर को ये पैसा देते हैं। अब समझिएगा टेक्निकल बात पेड अप वैल्यू में। जो हमारा अगला टर्म है वो है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब समझिएगा कि आपने 10 साल का इंश्योरेंस कराया, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, लेकिन 3 साल तक आपने 3 लाख रुपए जमा किया, उसके बाद आपने कोई पैसा जमा नहीं किया एज अ प्रीमियम, ठीक है। यहां पे दो बात होगी, या तो एक्सीडेंट में कोई घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी, ठीक है। घटना घटेगी, कोई कॉम्पनसेशन, इंडेमनिफिकेशन, लाइफ इंश्योरेंस में वैसे भी इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई घटना नहीं घटी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आप 10 साल तक जी गए, बड़ा अच्छा रहा, तो यहाँ पे आपने जो 3 लाख रुपए दिया था ना, दिस इज योर पेड अप वैल्यू। और इसके ऊपर 10 साल के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू, ठीक है। जो भी आपने पे किया था, पेड अप था आपका, उसकी जो वैल्यू थी उस पे जो आपको लास्ट में जाकर के मिला वही है आपका पेड अप वैल्यू। यहाँ कह रहे हैं इफ द पॉलिसी होल्डर स्टॉप्स पेइंग द प्रीमियम बट डज नॉट विड्रॉज द मनी फ्रॉम हिज पॉलिसी। विड्रॉ कर लेता तो सरेंडर वैल्यू हो जाती, लेकिन उसने विड्रॉ नहीं किया, द पॉलिसी इज सेड टू बी पेड अप
इन दिस केस he will get at the end the paid up value। तो लास्ट में उसको पेड अप वैल्यू 3 लाख रुपए जो जमा किया उसमें जो भी जोड़ जाड़ करके जो भी मिलेगा वो लास्ट में जाकर के मिलेगा, उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू। हमारा अगला टर्म है अंडरराइटर। अब अंडरराइटर किसे कहते हैं? देखिए अंडरराइटर वो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल्स हु इवैल्यूएट एंड एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग पीपल एंड एसेट्स। अंडरराइटर वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ये इवैल्यूएट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि जो इंसान या जो कंपनी हमारे पास इंश्योरेंस करवाने के लिए आ रही है उसकी लाइफ में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, जो लोग ये डिसाइड करते हैं वो अंडरराइटर होते हैं, और ये अंडरराइटर ही होते हैं जो आपका इंश्योरेंस का ऑफर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि भैया इनका इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो और जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो अंडरराइटर होते हैं। दे डिसाइड वेदर और नॉट अ पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस। ठीक है, पूरा डिसीजन इन्हीं का होता है। अब एजेंट किसे कहते हैं? लाइसेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई एलआईसी का एजेंट है तो वो लाइसेंस्ड का मतलब उसको पूरी अथॉरिटी मिली है। ठीक है, उसको एक हिसाब से पूरा परमिशन मिला है एलआईसी की तरफ से। तो लाइसेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और उनके जो भी इंश्योरेंस जो भी प्रोडक्ट्स है उन्हें बेचता है उसे एजेंट कहते हैं। अगला जो टर्म है हमारा एडी एंड डी। अब एडी एंड डी क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट, इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक पॉलिसी का टाइप है दैट पेज बेनिफिट टू द बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स पे करता है इफ द कॉज ऑफ डेथ इज एन एक्सीडेंट। अगर डेथ का कॉज एक्सीडेंट है तो बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज AD&D, इट इज अ टाइप ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे बेनिफिट बेनिफिशियरी को एक्सीडेंटल डेथ के बाद ही मिलता है। अगला है टर्म एन्युटी। अब एन्युटी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, वीडियो आपको कहां मिलेगा? वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इंश्योरेंस का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको पूरे का पूरा इंश्योरेंस पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे इंश्योरेंस पढ़ सकते हैं, वहां पे एन्युटी आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझने को मिलेगा। यहां बहुत शॉर्ट में दिया है। यहां क्या कह रहे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान दैट पेज आउट रेगुलर इनकम टू द पॉलिसी होल्डर एट अ स्पेसिफिक इंटरवल यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो एन्युटी प्लान होता है ना वो रिटायरमेंट के बाद का प्लान होता है, पहली बात। ठीक है, जहां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खत्म होती है वहां एन्युटी शुरू होता है, और एन्युटी को नॉर्मली लोग एक हिसाब से रिटायरमेंट प्लान कंसीडर करते हैं, क्योंकि एन्युटी एक निर्धारित समय में रेगुलर बेसिस पे आपको एक निर्धारित अमाउंट प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप हर महीने या हर साल आप एन्युटी का पैसा लेना चाहें तो आपको हर साल मिलेगा, और ये भी एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस है। यहां पे डिफरेंस ये होता है कि एन्युटी में आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ बल्क में ढेर सारा पैसा देना होता है, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी एज, आपकी लाइफ के बेसिस के ऊपर हर साल या हर 6 महीने पे आपको कुछ कुछ पैसा, वो आपका डिसीजन है कि आपको हर महीने चाहिए, हर क्वार्टरली चाहिए, हर हाफ ईयरली में चाहिए या एनुअली में चाहिए। आपको कुछ कुछ पैसा तब तक देगी जब तक आप जीवित हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप 30 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, अगले 50 साल जिएंगे, और डिपेंड करेगा। दिस इज एन्युटी। एन्युटी इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान, ये एक इंश्योरेंस प्लान है दैट पेज आउट रेगुलर इनकम, जो एक रेगुलर इनकम आपको पे करेगी टू द पॉलिसी होल्डर एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ड्यूरिंग यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, को इंश्योरेंस क्या होता है? अगला टर्म है हमारा को इंश्योरेंस, द शेयरिंग ऑफ रिस्क बिटवीन टू और मोर टाइटल इंश्योरेंस कंपनीज को को इंश्योरेंस कहते हैं। जब रिस्क दो या दो से ज्यादा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से शेयर किया जाता है उसे को इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब समझिए, मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैंने 100 मशीनरीज लगा रखी हैं। एक मशीनरी की कीमत 1 करोड़ रुपए, तो 100 मशीनरी कितने की हुई? 100 करोड़ रुपए की। मैंने क्या किया कि उन्हीं मशीनरीज का सेम रिस्क, कुछ मशीनरीज का कवर एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया, कुछ मशीनरीज को मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कवर करा लिया। दिस इज कॉल्ड को इंश्योरेंस। द शेयरिंग ऑफ रिस्क बिटवीन टू और मोर टाइटल इंश्योरेंस कंपनीज इज कॉल्ड को इंश्योरेंस। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल सही। सॉलिसिटेशन। अब सॉलिसिटेशन क्या होता है? अप्रोचिंग अ क्लाइंट बाय इंश्योरर or an intermediary with a view to convince the client to purchase an insurance policy। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जब कोई एजेंट किसी क्लाइंट के पास जाता है और उसे सारा का सारा पॉलिसी डिटेल में समझाता है, तो दिस इज कॉल्ड कि सॉलिसिटेशन। इंश्योरेंस में ऐसा सॉलिसिटेशन कहते हैं जहां पे एक एजेंट
अपने क्लाइंट को कन्विंस करता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले। ठीक है, अप्रोचिंग अ क्लाइंट बाय इंश्योरर और एन इंटरमीडियरी एजेंट और ब्रोकर हो सकते हैं विथ अ व्यू टू कन्विंस द क्लाइंट टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला टर्म है हमारा डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड क्या होता है कि डेफरमेंट पीरियड में जैसे एन्युटी पॉलिसी थी, मेरी एज है 50 ईयर्स, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए 10 लाख रुपए और मैंने बोला कि जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तो उसके बाद से ये जो भी पैसा मैंने दिया इसमें जो भी आप जहां इन्वेस्ट करके इसमें बोनस जोड़ करके जितना भी इसका वैल्यू 10 साल के बाद होता है, अब 10 साल के बाद मुझे पेमेंट करना शुरू कीजिएगा। तो ये जो 10 साल का पीरियड है जब मैं पेमेंट नहीं रिसीव कर रहा हूं, जो भी मैंने पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, तो ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है जिसमें मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, दिस इज कॉल्ड डेफरमेंट पीरियड। यहां कह रहे हैं द period between the date of subscription to an insurance cum pension policy and the time at which first insurance installment of premium installment of pension received। ठीक है, तो ये जो भी मुझे पेंशन रिसीव होगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड डेफरमेंट पीरियड। और ये वैरी करता है, डिपेंड करता है आपने कैसी पॉलिसी ली है। ठीक है, एग्जांपल समझ गए आप। 50 की एज में मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, 10 साल तक बोला कि 10 साल तक मुझे कोई पैसा मत दीजिएगा, 10 साल के बाद आप मुझे पेंशन के तौर पे पैसा देना शुरू कीजिएगा। तो ये जो 10 साल का गैप था, दिस इज माय डेफरमेंट पीरियड। अगला है एक्सक्लूजन्स। अब एक्सक्लूजन्स क्या होता है? स्पेसिफिक कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस फॉर विच द पॉलिसी विल नॉट प्रोवाइड बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन्स। जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो उन सब में एक्सक्लूजन्स होता है और पॉलिसीज में साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है, तो दीज आर एक्सक्लूजन्स। वो स्पेसिफिक कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस जहां पे पॉलिसी काम नहीं करेगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराएगी, उसे एक्सक्लूजन्स कहते हैं। अगला है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए लेता है। ठीक है, जहां पे अगर एम्प्लॉय की वजह से अगर कंपनी को कोई नुकसान होगा तो वो जो नुकसान है वो ज्यादा नुकसान ना हो, तो एम्प्लॉय को कुछ उसका बेनिफिट मिल सके, इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन कौन है? एम्प्लॉयर का वो एम्प्लॉय है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। की मैन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी where the prosper as well as the premium payer is the employer। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को डिफाइन ऐसे हम कर सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी है जहां जो प्रॉस्पर है, मतलब जो इंश्योरेंस करा रहा है, और जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पेयर है वो एम्प्लॉयर है। द लाइफ टू बी इंश्योर्ड इज दैट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर्स की एम्प्लॉय एंड द बेनिफिट इन द केस ऑफ क्लेम गोज टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो प्रपोजर कौन है? जो फॉर्म भर रहा है वो एम्प्लॉयर है, जो प्रीमियम भर रहा है वो एम्प्लॉयर है। किसकी लाइफ को सिक्योर कर रहा है? वो एम्प्लॉय की लाइफ को सिक्योर कर रहा है कि अगर वो एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्योंकि की मैन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, अगर वो नहीं रहा तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को मिलेगा। अगला है रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट में कह रहे हैं द रिस्टोरेशन ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी टू इन फोर्स स्टेटस। रीइंस्टेटमेंट कैन ओनली ऑकर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ग्रेस पीरियड। इन्होंने कहा कि रीइंस्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई पॉलिसी नॉट इन फोर्स है, ठीक है, पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, उसमें आप प्रीमियम जमा करने के बाद उसको रिस्टोर कर लें, उसे रीइंस्टेटमेंट कहते हैं। उसको वापस से फोर्स मिला है, उसको रीइंस्टेटमेंट कहते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि रीइंस्टेटमेंट ओनली ऑकर्स आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ग्रेस पीरियड। जो ग्रेस पीरियड है उसके एक्सपायरी के बाद ही रीइंस्टेटमेंट होता है, उसके पहले नहीं होता। उसके पहले प्रीमियम जमा कर दीजिए, रीइंस्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। वेस्टिंग एज क्या होता है? वेस्टिंग एज में कह रहे हैं द एज एट विच द रिसिप्ट ऑफ पेंशन स्टार्ट्स इन एन इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान। वेस्टिंग एज वो एज है जहां पे इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान में आपको पेंशन रिसीव होनी शुरू हो जाएगी, उसे वेस्टिंग एज कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 50 साल में एन्युटी पॉलिसी ले ली और एट द एज ऑफ 60 मुझे वो इंश्योरर हर महीने पेंशन या हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे पेंशन का कुछ पैसा देगा, तो वो एन्युटी पॉलिसी थी। तो जो 60 की एज है जिसके बाद मुझे प्रीमियम का पैसा मिलना चाहिए एज अ पेंशन, वो मेरा वेस्टिंग एज हो जाएगा। अगला टर्म है हमारा बर्निंग रेशियो। बर्निंग रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट। मतलब समझिएगा, बर्निंग रेशियो वो कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का अपने एक अच्छा खासा कैलकुलेशन होता है कि कितने लोगों को इंश्योरेंस किया, कितना प्रीमियम मिला, उसमें हम कितना लॉस भरेंगे। अगर जितना भी उनका एस्टिमेशन होता है लॉस का, उससे ज्यादा अगर इन्होंने पैसे भर दिए एज अ कॉम्पनसेशन, तो हो गया बर्निंग रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट।
ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस अफेक्ट में थे उसमें जैसे मान लीजिए 100 इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिसमें 4 इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने एस्टिमेट माना और माना कि 4 में हमें पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आ गया कितना 6 पॉलिसी या 5 पॉलिसी जहां इनको कॉम्पनसेशन भरना पड़ा। तो एक जो एडिशनल पॉलिसी आ गई जहां पे इनको एडिशनल लॉस सफर करना पड़ा, दिस इज बर्निंग रेशियो। द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज कॉल्ड बर्निंग रेशियो, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि सारे के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी टर्म में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके वापस मुझसे पूछ सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपको वहाँ पे समझाने में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर भी चैनल पे नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अगर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, टाटा बाय बाय।